जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएनएस की धारा 3। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बीएनएस कहाँ से आया, तो आज एक बार फिर से बताता हूँ। बीएनएस भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है। बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता है, जिसने भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ली 2023 में, और प्रभावी कब से हुआ तो 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी होता है हमारे भारत में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएनएस की धारा 3 में कौन कौन सी उपधाराएं हैं। सबसे पहले देखना भाई, बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 1, उसमें क्या कहा गया कि सामान्य अपवाद का मतलब स्पष्ट किया गया, यानी कि जनरल एक्सेप्शंस का मतलब इसमें बताया गया। और इसमें कहा गया विभिन्न कानूनी शब्दों को, क्या कानूनी शब्द जो होते हैं लीगल वर्ड्स यानी कि लीगल टर्म्स जो होते हैं उन्हें परिभाषित किया गया। और ये लीगल टर्म्स यानी कि कानूनी शब्द जो सुनिश्चित करते हैं कानूनी विवादों में उन सभी शब्दों का सही अर्थ और सही उपयोग। क्या ये जो कानूनी शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, विवादों में इन्हीं शब्दों का सही अर्थ और सही उपयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इस न्याय संहिता के सभी विधियों में और सभी परिभाषाओं में, यानी कि सभी मेथड्स में और सभी डेफिनेशंस में सामान्य अपवादों के अंतर्गत ये कानूनी शब्द यानी कि लीगल टर्म्स सही ढंग से लागू हों, जिससे कानून की स्पष्टता, शुद्धता बनी रहे और एकरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, किसकी, कानून की। ठीक है, तो ये कहा गया बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 1 में। अब बात आती है बीएनएस की सेक्शन जो 3 थी, यानी कि उसकी धारा 3 की उपधारा 2 में। इसका प्रावधान यह सुनिश्चित करना था कानून में इस्तेमाल किए गए सभी शब्द, क्या जो कानून में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं उनका अर्थ अगर पहले पेज पे वही है तो लास्ट पेज पे भी वही होगा। इसमें यही कहा गया कि कानून में इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों का अर्थ हर जगह एक जैसा हो, ताकि कोई भी भ्रम या गलत फहमी ना हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई कानून को एक ही तरीके से समझेगा और उसका सही ढंग से, सही रूप से उसका पालन करेगा। उदाहरण देखना, इस संहिता में अपराध शब्द को क्या किया गया, परिभाषित किया गया जो कानून के खिलाफ है। अब अपराध आप छोटा सा करो, एक चोरी करो या कोई हत्या करो, अपराध तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें यही कहा गया कि अपराध शब्द को विशेष प्रकार से परिभाषित किया गया जो कि कानून के खिलाफ था। अब जब भी इस संहिता के किसी भी भाग में अपराध शब्द का उपयोग होगा उसका मतलब अपराध यानी कि कोई गलत कृत्य होगा। यह कहा गया बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 2 में। अब इसके बाद देखना बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 3 में इस प्रावधान मतलब इस उपधारा 3 में क्या कहा गया, इसका प्रावधान यह स्पष्ट करना था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति है वह उसके कब्जे में ही मानी जाएगी। मान लो ए है कोई व्यक्ति जिसने अपनी वाइफ यानी बी मान लो, या कोई उसका नौकर है सी, उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को बी या सी को दिया, कहा आप इसमें रहो। इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों इस संपत्ति के मालिक हो जाएं। इसमें यही कहा गया बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 3 में कि कोई व्यक्ति की संपत्ति उसके कब्जे में ही मानी जाएगी। वह संपत्ति उस व्यक्ति के बजाय उसकी पत्नी, पति, क्लर्क या नौकर के पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण में देखना कि एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है, एक घर है, और उस घर को देखने के लिए यानी कि उसकी पत्नी उसके घर पे है, तो कानून की दृष्टि से वह घर अब भी किसके, उस व्यक्ति के कब्जे, उसका मालिकाना हक जो होगा उस व्यक्ति के पास ही होगा। दूसरा उदाहरण देखना, यदि कोई व्यक्ति है किसी अस्थायी कर्मचारी को, किसी अस्थायी कर्मचारी को अपने व्यवसाय के लिए नियुक्त करता है और उस
कर्मचारी के पास किसी संपत्ति की जिम्मेदारी है तो वह संपत्ति जो होगी उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी जिसने कर्मचारी को नियुक्त किया है, यानी कि कर्मचारी की संपत्ति नहीं होगी, जो मालिक होगा उसी की संपत्ति होगी। अब इसके बाद देखना बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 4 में इस प्रावधान में केस में क्या कहा गया कि इस संहिता में जहां भी किसी कार्य से रिलेटेड हुआ अपराध, कार्य कौन सा, अपराध का उल्लेख किया गया है, उसे केवल किए गए कार्यों तक ही सीमित ना किया जाए। कहां तक भैया, यानी कि कोई अपराध है उसे सिर्फ जो अपराध हुआ है उसी तक सीमित ना समझा जाए, उसे आगे तक भी बढ़ाया जाए। क्या उसमें उन कार्यों को भी शामिल किया जाए जिन्हें करने से कोई व्यक्ति जानबूझकर चूक गया हो, वह चूक भी क्या होगा, कानून की दृष्टि में गलत मानी जाएगी। उदाहरण से देखना, एक अवैध कार्य, जैसे कोई व्यक्ति है उसने चोरी की तो वो क्या होगा भैया, स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि में वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अब अवैध चूक देखना, किसी कानून ने क्या, किसी व्यक्ति को कानून ने कहा कि आप अपने बच्चे का पोषण करो, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, जानबूझकर कानून के बात का उल्लंघन किया और उस बच्चे का पालन पोषण नहीं किया, तो वह एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, ये कानून की दृष्टि में ये जो चूक है वो गलत है। अब इसके बाद बीएनएस की सेक्शन जो 3 थी उसकी उप सेक्शन कौन सी थी, 5। उसमें क्या कहा गया, जब कोई आपराधिक कृत्य, कौन सा भैया, कोई क्राइम होगा, कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ मिलकर किया जाएगा। क्या, कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों, अब कई व्यक्ति का मतलब हो गया समूह, तो कई व्यक्तियों द्वारा या फिर एक समूह के साथ मिलकर किया जाएगा, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार से जिम्मेदार होगा। यानी कि मतलब जो समूह में जो अपराध होगा, अगर उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार से दोषी समझा जाएगा जिस प्रकार से समूह को। अर्थात समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी, कानून की दृष्टि में समान रूप से दोषी, गिल्टी माना जाएगा, चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या फिर ना किया हो। ठीक है भाई, चलो, अगर वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की छोटी से छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल अदालत पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।